हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है ऑन दी अनस्टॉपेबल्स। दोस्तों, हमारी प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज के अंदर हमने पिछले सेशन में एंशिएंट इंडिया के बारे में चर्चा की थी। और पिछले एंशिएंट इंडिया के सेशन के अंदर हमने देखने की कोशिश की थी कि कैसे इंडस सिविलाइजेशन के अंदर से क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत ही फाउंडेशन से जहाँ से आपके क्वेश्चंस नॉर्मली बनते हैं। हम ऐसे सेक्शंस जिसको कभी कभी इग्नोर कर देते हैं, उन्हीं को ही आज फिर से डिस्कस करेंगे। और प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आप मेरे पीछे जिनका एक फोटोग्राफ या पिक्चर देख पा रहे हो, गौतम बुद्ध के बारे में हम आज के क्लास के अंदर बात करने वाले हैं अबाउट बुद्धिज्म। We'll be talking about Buddhism, we'll be talking of the facts related to Buddhism, we'll be talking about the concepts of Buddhism। और एकदम कोर फाउंडेशन है ऐसा विषय जिसको नॉर्मली लोग इग्नोर कर देते हैं, पर मेरा ये मानना है कि अगर फाउंडेशन को अच्छी तरह से करके जाए तो बुद्धिज्म के अंदर से जो 2-3 सवाल आते हैं उसको भी हम लोग एड्रेस कर सकते हैं। आज के सेशन के अंदर हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे द स्टोरी ऑफ बुद्धा के बारे में। हम बुद्धा की फिलॉसफी, उनकी टीचिंग्स के बारे में दर्शन करने की कोशिश करेंगे। बुद्धा के साथ जो फैक्चुअली सवाल आपको आ सकते हैं कि इनमें से कौन सी जगह बुद्धा के साथ एसोसिएटेड है, प्लेसेस एसोसिएटेड विद बुद्धा। या आप देखोगे आपको सवाल आ सकता है द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा, बुद्ध के कौन से फॉलोअर्स थे। बुद्ध परिषद कहाँ कहाँ पे हुई थी, भारत में 4 बौद्ध परिषदें हुई है, उसके कंटेक्स्ट में भी हमें चीज़ें समझ में आनी चाहिए। और साथों के साथों बुद्धिस्ट लिटरेचर, बुद्धों के अंदर जो सेक्ट है, संप्रदाय है, और बुद्धिज्म की आखिर में सिग्निफिकेंस क्या रही है। तो मोटे मोटे तौर के ऊपर हम उसको ये 7-8 पॉइंट्स के तहत डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। ये एक प्रकार का रिवीजन सेशन है जहां हम लोग फाउंडेशंस करेंगे, फैक्ट्स और कंसेप्ट्स को लेके, और सीधा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, ना कि इधर उधर की हम लोग दार्शनिक बातें करें। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और 2025 के अंदर आपका भी अटेम्प्ट है, तो ये यूपीएससी के यूट्यूब के सेशंस तो आप हमारे साथ जुड़ ही सकते हो, पर साथों के साथों आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा अनअकैडमी का प्रीलिम्स क्रैश कोर्स। जी हाँ दोस्तों, 2025 का प्रीलिम्स क्रैश कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है 2025 के लिए, जहां अनअकैडमी और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपके लिए लेके आए हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां आपको जीएस सीसेट दोनों मिल जाएगा। आपको मॉक टेस्ट हो जाएंगे उसके अंदर से कवरेज, विल ऑल्सो हैव द सेशंस ऑन करंट अफेयर्स, और आप लाइव क्लासेस में कहीं पे भी ज्वाइन करिए। हम लोगों को यहाँ आप अपने एकेडमिक क्वेरीज, डाउट्स पूछ सकते हो एंड विल बी रेडी टू हेल्प यू आउट। आप सब्सक्रिप्शन लेने के लिए प्लान कर सकते हैं और ये कोड को यूज़ करना ना भूलिएगा, PN Live, दैट विल गिव यू द मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों तो ज़रूर से लाभ उठाइए। इसके सिवाय अगर आप 2026-27 के लिए या 27-26 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो करना ना भूलिएगा। ये मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है, इसके थ्रू आपको हमारे क्लासेस की अपडेट मिल जाएगी, नई बैचेस की भी आपको अपडेट मिल जाएगी। इंटरेस्टिंगली 2026 के लिए और 2027 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको 12 मंथ्स और 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको अनअकैडमी के द्वारा दिलाया जा रहा है। 18 मंथ सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी अश्योर के रूप में भी आपको अवेलेबल है। अश्योर यानी कि अगर आप यूपीएससी की प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पा रहे हो आफ्टर टेकिंग 18 मंथ सब्सक्रिप्शन, प्रोवाइडेड अगर आपने रेगुलर क्लासेस अटेंड की है, हमारी मॉक टेस्ट को अपीयर किया है और प्रीलिम्स के अंदर अपीयर किया है, अगले साल वाली जब होगी, तो हम आपको इसके अंदर एक्सटेंशन देंगे। जी हाँ दोस्तों, विल गिव यू फ्री एक्सटेंशन। एक फ्री में एक्सटेंशन है, इसमें आपको नो डाउट डिसिप्लिन फॉलो करना है, तो हम आपको अश्योरेंस करके दे रहे हैं। आप इसके अंदर भी ज्वाइन करिए। सब्सक्रिप्शन लेते समय ये कोड को यूज़ करना ना भूलिएगा, PN Live, दैट विल फेच यू मैक्सिमम डिस्काउंट। हमारी नई बैचेस शुरू हो गई है हिंदी के अंदर, इंग्लिश के अंदर, या हिंग्लिश के अंदर। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको हिंग्लिश कहते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों के दोनों इकट्ठा करके, तो आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी कुछ नहीं तो अगर आप 2025 के प्रीलिम्स के लिए अपीयर कर रहे हो इस बार, तो ज्वाइन करिए अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, UAIPMT हम लोग कंडक्ट करवा रहे हैं 2025 के लिए, जहां सुबह 11 से 1 बजे तक आपकी जीएस की एग्जाम होगी। ऑल इंडिया रैंक आपको दिया जाएगा और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा क्वेश्चंस को इसमें क्यूरेट किया गया है, मतलब फ्रेम किए गए हैं। तो लाभ इसका जरूर से उठाइएगा। ये कोड को यूज करना ना भूलिए, PN Live फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अधिक से अधिक डिस्काउंट के लिए ये कोड का उपयोग करना जरूर से आप ध्यान रखिएगा। खैर चलते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं बुद्धिज्म में। अब देखिए, बुद्धिज्म का इमर्जेंस अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो बुद्धा के साथ था। और बुद्धा किनके कंटेम्पररी थे? तो बुद्धा का जो कंटेम्पररी पीरियड आपको क्लियर हो जाना चाहिए, दैट वाज द पीरियड ऑफ द राइज ऑफ द महाजनपदास, राइट। तो भारत में एक टाइम के ऊपर 16 महाजनपद हुआ करते थे। कितने?
16 महाजनपदास हुआ करते थे। इनके ही कार्यकाल के अंदर हमें ये पता चलता है कि बुद्धिज्म का पहले तो इमर्जेंस हो गया। फर्स्ट थिंग शुड बी क्लियर, राइट। बुद्ध के बारे में हम ये कहते हैं कि शाक्य करके एक गणसंघ हुआ करता था, वहां से बुद्ध बिलोंग करते हैं। अब शाक्य गणसंघ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। शाक्य गणसंघ एग्जैक्टली कहाँ पे आया है, तो अगर आप देख पा रहे हो ये वाले रीजन में है। मैं अभी इसको और जूम इन कर देता हूँ सो दैट यू कैन कॉम्प्रीहेंड थिंग्स अराउंड। दिस इज द शाक्य गणसंघ। मेरे पीछे शायद तक आपको नहीं दिख रहा होगा, जस्ट अ सेकेंड सर, ठीक है, हाँ अब दिखेगा। ये रहा शाक्य गणसंघ, जहां हम लोग फिर से अभी मार्किंग भी कर देते हैं। दिस वॉज एक्चुअली गणसंघास पॉलिटिक्स। अब देखिए बुद्धिज्म से ये सबसे पहला सवाल तो यहाँ से ही आने की शक्यता आपको रहेगी कि भाई व्हाट वाज द गणसंघा एंड द रिपब्लिकन पॉलिटिक्स ऑल अबाउट, राइट। तो उस पीरियड में भारत की पॉलिटिकल सिस्टम में गणसंघ व्यवस्था हुआ करती थी। गणसंघ को क्या कहते थे, ओलिगार्की के रूप में कहते थे। ओलिगार्की का मतलब ये है कि वी विल सी कि एक ऐसी व्यवस्था जहां एक से ज्यादा डायनेस्टीज पावर के बीच में या पावर की रूलिंग कर रही है या पावर को शेयर कर रही है वाया काउंसिल सिस्टम, है ना। तो इसको काफी लोगों ने कहा है भारतीय इतिहास में डेमोक्रेसीज का इवोल्यूशन है। भारत में इस दौर के अंदर बहुत सारे गणसंघ थे, उसमें एक शाक्य था। शाक्य के साथ आप यहाँ पे देखोगे तो आपको व्रज्जी करके गणसंघ देखने को मिलेगा। व्रज्जी आपको यहाँ पे वैशाली वाले रीजन के अंदर मिलता है। आई विल टेक अ सेपरेट सेशन ऑन इंडियन मैपिंग। मैं मैपिंग के ऊपर एक सेशन ले लूंगा, तो यू विल गेट द डिटेल्स अबाउट दैट पार्ट एज वेल। हम मुद्दे के ऊपर आ जाता है आज बुद्धिज्म के अंदर कि वो शाक्य स्टेट से बिलोंग करते थे। पहली फैक्ट आपको क्लियर हो जानी चाहिए, राइट। अब बुद्धा के कंटेक्स्ट में उनके फैमिली का नाम, उनकी हिस्ट्री, उनकी लाइफ की स्टोरी, सब कुछ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इनफैक्ट क्वेश्चंस जो है वो ज़्यादातर आपको इन्हीं के ही इर्द गिर्द आएंगे। जैसे द स्टोरी ऑफ बुद्धा, कैसे सिद्धार्थ गौतम इनका ओरिजिनल नाम हुआ करता था, ये बुद्ध बन जाता है, राइट। ओके, तो पहला तो हमें सवाल ही जो आता है वो यहाँ से निकल के आएगा कि सिद्धार्थ गौतम नाम के एक व्यक्ति कैसे बुद्ध के रूप में पहचाने गए, उनको बुद्ध क्यों कहा गया, उनको बुद्ध का टाइटल क्यों दिया गया। अंडरस्टूड दिस पार्ट। तो दिस विल बी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे अराउंड। उसके सिवाय उनकी फैमिली से क्वेश्चन आ सकते हैं, उनके साथ कौन से व्यक्ति जुड़े हुए थे, कौन बुद्ध का कंटेम्प्ररी हुआ करता था। अब जैसे कि अगर आप महाजन पदों के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, ये 16 महाजन पद के अंदर आपको महावीर भी देखने को मिलते हैं। तो क्या बुद्ध और महावीर कंटेम्प्ररी थे कि नहीं थे, तो भाई साहब देखिए भारतीय इतिहास के अंदर इसके ऊपर एक अलग से डिबेट है। बट हम मोटे मोटे तौर के ऊपर कहते हैं कि इन दोनों का पीरियड ओवरलैप तो हुआ ही था। अब ओवरलैप होने का मतलब ये नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे को मिले थे, क्योंकि बुद्ध का जो टाइम पीरियड है, द टाइम पीरियड ऑफ बुद्धा दैट वी सी इन हिस्ट्री, वो टाइम पीरियड हमारे लिए बहुत मैटर करता है कि क्योंकि वो 540 BC के आसपास का कहा गया है या 568 के आसपास का, माय बैड सर, ठीक है, 568 BC से आसपास का कहा गया है और 483 BC के बीच में विल सी कि बुद्ध का एग्जिस्टेंस था। सो व्हेन वी सी द एग्जिस्टेंस ऑफ बुद्धा, जब हम लोग बुद्धा की एग्जिस्टेंस देखते हैं, सिद्धार्थ गौतम के एग्जिस्टेंस देखते हैं, तो वो 568 से 483 के बीच में है। महावीर के केस में हमको जो एग्जिस्टेंस है वो थोड़ा अलग टाइम पे मिलता है। महावीर का एग्जिस्टेंस कौन से पीरियड में था, इट वॉज अराउंड 540 BC से ये शुरू हुआ था एंड इट इज सेड इट वेंट ऑल द वे अप टिल 468 BC। तो महावीर ऐसे देखा जाए, कुछ किताबों में ये कहा गया है कि इज एल्डर देन बुद्धा, मतलब अगर डेट वाइज देख लेंगे कुछ के हिसाब से इज यंगर देन बुद्धा, बुद्ध उनसे 20 एक साल पहले हो गए। पर इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग तो हुआ ही है। ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि कुछ टाइम फ्रेम ऐसा आया है कि जहां इन दोनों के बीच में संवाद तो नहीं हुआ होगा, पर ज़रूर से इन दोनों को एक दूसरे के बारे में पता था। अब बुद्धिज़्म के कंटेक्स्ट में बुद्धिज़्म का ग्रोथ क्यों हुआ उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स अबाउट व्हाई बुद्धिज़्म केम इनटू द पिक्चर। Buddhism is an outcome of the darshanas that used to emerge in the 6th century BC। आप सभी को पता ही होगा कि बुद्धिज्म की इमर्जेंस के पीछे या जैनिज्म की इमर्जेंस के पीछे जो 6th सेंचुरी BC की भारत की जो सोशियो कल्चरल कंडीशंस थी और इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो रिस्पॉन्सिबल है, राइट। तो उसमें ये कहा जाता है कि भाई बुद्धिज्म के ग्रोथ के पीछे भारत के अंदर उस टाइम पे जो वैदिक समाज था और वैदिक दर्शन जो था उसमें बहुत सारी त्रुटियां आपको देखने को मिल जाएगी, राइट। जो कर्म कांड हो रहे थे उसको लेके भी एक क्रिटिसिज्म आपको मिल जाती है। उपनिषद का डेवलपमेंट हो चुका था, तो उपनिषद ने भारतीय समाज को फिलॉसफी के लिए बहुत मोटिवेट किया और कहा कि तुम खुद ही सत्य को जांचने की कोशिश करिए। इनफैक्ट बुद्धिज्म इस पीरियड में भारत की एक ऐसी परंपरा का भाग था जिसे हम लोग कहते हैं श्रमण परंपरा। अब आपको पूछा जा सकता है कि भाई ये श्रमण परंपरा क्या है सर, ठीक है। तो श्रमण या श्रमणिक परंपरा भारतीय दर्शन की या भारतीय इतिहास की एक ऐसी परंपरा है जो ट्रूथ सीकर्स के द्वारा चलाई जाती है। श्रमण का मतलब क्या होता है, ट्रूथ सीकर्स।
अब आप मुझे पूछोगे कि मास्टर ये ट्रूथ सीकर क्या होता है, तो देखिए ट्रूथ सीकर एक ऐसा वर्ग है जो वी विल सी कि सत्य की शोध में, सत्य के बारे में खुद से ही अनुभव लेने की कोशिश करता है। आप देखिए कि भारत में एक थी स्मृति, वेदों का जब उद्भव हो गया और उपनिषदों का निर्माण हुआ तो उपनिषदों ने अपने एक दर्शन दिए नॉन डॉगमेटिक। नॉन डॉगमेटिक का मतलब ये है कि भाई हम मुद्दे के ऊपर जहां हम कोई भी चीज़ को 100% एक दर्शन को शायद ना भी माने सर, ठीक है। तो जैसे ईश्वर के बारे में या ब्रह्म के बारे में उन्होंने काफ़ी सारी डिबेट की है। तो श्रमणों का ये मानना था कि हम खुद उसको जांच के तरह से देखें, अंडरस्टैंड करें, वहाँ से ये बुद्धिज़्म निकल के है, राइट। अब बुद्धा की कहानी किस तरह से रही है, हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, तो उनकी फैमिली का नाम आपको हिस्ट्री पता होना चाहिए। मैंने बताया कि वो शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे, पहली तो फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फादर का नाम शुद्धोधन और मदर का नाम महामाया हुआ करता था या माया हुआ करता था। इनफैक्ट मदर अगर आपको पता होगा तो उनकी चाइल्ड बर्थ में मृत्यु हो गई है, अंडरस्टूड। इंटरेस्टिंगली एक वाइट एलिफेंट का सपना आता है, ये बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुधा को हाथी के रूप में बहुत जगह के ऊपर दर्शाया गया है इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो आपको यूपीएससी फिलोसफी कल पूछ सकता है कि भाई व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एलिफेंट इन बुद्धिज्म। बौद्ध दर्शन या बौद्ध स्थापत्य के अंदर जो हाथी है उसकी प्रासंगिकता क्या है। तो हाथी की प्रासंगिकता दोस्तों यही है कि बुद्ध की मदर, जिनका नाम क्या था, माया, she was actually having a dream of Buddha getting conceived in the form of white elephant। इसके लिए आप आर्किटेक्चर में देख लोगे, अजंता के आर्किटेक्चर में, सांची के आर्किटेक्चर में, वहाँ आपको सफ़ेद हाथी या हाथी की आकृतियाँ बहुत देखने को मिल जाएगी, राइट। तो इट इज सेड कि बुद्धा कंसीव हुए थे हाथी के रूप में। इनका जन्म कहाँ पे होता है, लुम्बिनी के अंदर हुआ। एक्चुअली इनका जो कैपिटल था वो था कपिलावस्तु, राइट। सो द कैपिटल ऑफ द शाक्य क्लैन वाज एक्चुअली कपिलावस्तु, बट उस टाइम पे वो उनकी मदर जो है वो ट्रैवल कर रही थी तो लुम्बिनी के पास ही होता है। तो हमारे लिए फैक्ट ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इससे ही प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा हो जाएगा, राइट। बुद्धा के बारे में ऐसा कहते हैं कि उनको जो बौद्ध या क्या कह सकते हैं उस टाइम पे जो स्कॉलर्स थे, जो पंडित थे, जो प्रीस्ट थे, उन्होंने एक फोरकास्टिंग की थी। उन्होंने कहा था कि ये व्यक्ति ग्रेट बनेगा। अब ग्रेट कैसे बन सकता है, तो वी विल कम टू नो कि राजा शुद्धोधन को कहा गया था कि ये संसार जीत के महान बनेगा या संसार छोड़ के महान बनेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि राजा शुद्धोधन जो बुद्ध के फादर हुआ करते थे, उनको ये कहा जाता है कि भाई बुद्ध बहुत ही ग्रेट बनेंगे, पर ग्रेट कैसे बनेंगे, संसार जीत के या संसार छोड़ के। तो उनको इस तरह से एक ऑप्शन दिया गया था कि शायद ये संसार छोड़ के भी महान बन सकते हैं, और इसके कारण शुद्धोधन ने उनको हमेशा माया में रखने की कोशिश की, एक तरह से अटैचमेंट्स में रखने की कोशिश की। इंटरेस्टिंगली उनकी मदर की मृत्यु हो गई थी, तो उनकी मदर की सिस्टर हुआ करती थी गौतमी सर, ठीक है। ये गौतमी के द्वारा बुद्धा को फिर रेस किया गया, उनको पाल पोस के बड़ा किया गया। लेटर ऑन यशोधरा के साथ उनकी शादी हो जाती है और राहुल नाम का उनका संतान भी हुआ। राहुल के जब जब जन्म होता है तकरीबन तकरीबन बुद्ध उस टाइम पे 29 साल के थे और उन्होंने फिर संसार छोड़ दिया, राइट। तो हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि बुद्ध संसार छोड़ देते हैं। संसार क्यों छोड़ा था उसके पीछे का भी आपको कारण पता होना चाहिए। तो ऐसा कहते हैं कि बुद्ध ने 4 ऐसी ऐसी वस्तुएं देखी थी जिसके कारण उनको एक क्यूरियोसिटी हुई, उनको ट्रुथ के बारे में एक क्यूरियोसिटी हुई, उनको एक सवाल उठा कि भाई क्या जीवन की वास्तविकता है। आपको पूछा जा सकता है बुद्ध ने क्या देखा था, कि एक ओल्ड मैन देखा था, एक सिक मैन देखा था, एक डेड बॉडी देखी थी, और एक रिलीजियस मेंडिकेंट है ना, उन्होंने एक श्रमण को देखा था, एक भिक्षुक को देखा था। तो उससे भी उनको ये चीज़ का अनुभव हुआ और उनको लगा कि नहीं, मुझे खुद ही ट्रूथ को सीख करना चाहिए। आई शुड लर्न द नॉलेज ऑन माई साइड एंड आई शुड अंडरस्टैंड थिंग्स अराउंड, राइट। तो ऐसा कहते हैं कि एटर्नल ट्रूथ की शोध में, सर्च फॉर एटर्नल ट्रूथ, याद रखेगा दोस्तों, ये यूपीएससी पूछेगा कि बुद्ध क्या देखने निकले थे या क्या जांचने निकले थे, बुद्ध का दर्शन किसके लिए था। बुद्ध मतलब अभी तो सिद्धार्थ गौतम के रूप में ये कहते हैं सर, ठीक है। तो इनका नाम तो सिद्धार्थ गौतम था, मैंने आपको भी बताया अभी थोड़ी देर पहले। तो वो तो फिर गौतम बुद्ध तो बहुत बाद में बनता है जब उनको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति होगी, एनलाइटनमेंट हो गया, राइट। तो वो सच्चाई की शोध में निकले थे। किसके साथ निकले थे, तो उनका घोड़ा था कंथक और उनके साथ उनके चैरिएटर हुआ करते थे चन्ना। तो इन दोनों के साथ मिल के वो निकल गए गांव के या सिटी के बाहर, उनको छोड़ के आए गए कपिलावस्तु। और इसी इवेंट को बुद्धिज्म में कहा जाता है महाभिनिष्कर्म सर, ठीक है। महाभिनिष्कर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वी विल कम टू नो कि ये एक ऐसा कर्म के रूप में हम लोग कहते हैं जो निष्काम कर्म के रूप में भी है सर, ठीक है। निष्काम कर्म का मतलब ये है कि भाई आपको अब
कर्म करना है, आपको फल की आशा नहीं रखने की आवश्यकता है, राइट? तो बुद्ध ने भी ग्रेट रिनंसिएशन किया। ग्रेट रिनंसिएशन का मतलब ये है कि बुद्ध अब संसार को छोड़ रहे हैं, संसार को छोड़ दिया 30 साल की उम्र में, और फिर करीबन और 6 साल तक यहाँ से वहाँ घूमे सर, ठीक है? मतलब 29 ईयर्स की एज थी और 35 की एज में उनको एनलाइटनमेंट प्राप्ति हुई। एनलाइटनमेंट प्राप्ति होने से पहले बुद्ध को 2 टीचर्स मिले थे। एक थे अलारा कलम, इनसे नाम याद रखेगा, अलारा कलम, ही वॉज द टीचर ऑफ बुद्धा। और दूसरे थे रामपुत्र सर, ठीक है? क्या नाम था? रामपुत्र। प्लीज रिमेंबर दिस नेम अराउंड। अलारा कलम एंड रामापुत्रा बोथ वर द पर्सनालिटीज जो बुद्ध को मिले, जिन्होंने बुद्ध को रास्ता दिखाया, जिन्होंने बुद्ध को टीचिंग्स दिया, उपनिषद्स, मेडिटेशंस और रीजनिंग के बारे में बताया, लॉजिक के बारे में बताया। तो आपको यूपीएससी पूछता है, सीधा सीधा आपको सवाल निकाल के आएगा कि इनमें से कौन सी पर्सनालिटीज बुद्ध को अपनी जर्नी के दौरान मिली हुई थी, तब हम लोग गरबे कर रहे होंगे, राइट? तो उनसे बुद्ध ने बहुत सारी चीज़ें सीखी। सिद्धार्थ गौतम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो गया के अंदर गए, वो बहुत सारी प्लेसेस में इस पीरियड में भी ट्रैवल करते रहते हैं। वो गया में गए और गया में, बोध गया में पीपल ट्री के नीचे बैठ जाते हैं। बैठे तो बट उन्होंने एक्सट्रीम पाथ ले लिया। एक्सट्रीम पाथ का मतलब ये है कि इन्होंने इस दौर के अंदर अपनी जो संतृप्ति है या अपनी जो मेडिटेशन है, अपनी जो फोकस है करने के चक्कर में ये फास्टिंग में चले जाते हैं, एक्सट्रीमिटीज़ के स्टेज में चले जाते हैं। कुछ दिनों तक इन्होंने फास्टिंग किया, फिर उनको भूख के कारण बहुत प्रॉब्लम हो गई, तो उन्होंने फिर बॉइल्ड मिल्क राइस खा लिया। बेसिकली ये खीर खा ली थी, अगर आपको पता होगा तो। और खीर खाई थी किसके द्वारा? सुजाता नाम की एक लेडी थी, उन्होंने उनको खीर दे दी कि कोई भिक्षु बैठा हुआ है झाड़ के नीचे। वो स्त्री को पता नहीं था कि ये शाक्य नरेश है, मतलब शाक्य डायनेस्टी के राजा है, और शायद इसी का ही परिणाम था कि बुद्ध के ऊपर बहुत लोगों ने आरोप लगाया। क्यों? क्योंकि बुद्ध तो भिक्षुक के रूप में थे, बुद्ध ने तो महाबी निष्कर्म किया था। बुद्ध के साथ उस टाइम पे 5 ब्राह्मण भी फॉलो कर रहे थे, जो उनको एक रास्ते के रूप में उनके साथ ही तप कर रहे थे। तो बुद्ध से बड़े नाराज हो गए। उसके बाद हमें ये पता चलता है कि बुद्ध को एहसास हुआ। एहसास किस तरह से हुआ? कि एक्सट्रीमिटीज ऑफ पीनेंस एंड एक्सट्रीमिटीज ऑफ एंजॉयमेंट इज नॉट अ गुड वे टू अचीव द राइट नॉलेज एंड द ट्रूथ ऑफ लाइफ, राइट? एवरीथिंग शुड बी मिडिल पाथ। मिडिल पाथ का मतलब है कि कोई भी वस्तु अति नहीं होनी चाहिए। अति होने का मतलब क्या होता है? कि आप कहते हो कि मैं पढ़ाई करूंगा, मैं 25-25 घंटा पढ़ाई करूंगा। भाई साहब, कोई मतलब नहीं है 25 घंटा पढ़ाई करने का। खैर 25 घंटे होते नहीं है, पर उदाहरण के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ स्टडिंग 25 आवर्स और 20 आवर्स अ डे, राइट? यू आर सपोज टू बैलेंस आउट योर थिंग्स अराउंड, राइट? तो बुद्ध को ये चीज़ का एहसास हुआ था जब वो तप कर रहे थे, वो नॉलेज की जो क्वेस्ट थी, उनको जीवन की जो क्वेस्ट थी उसके बैकग्राउंड में। तो 49 डेज तक उन्होंने मेडिटेशन किया एंड फाइनली 35 साल की उम्र में उनको एनलाइटनमेंट हुआ। इसी घटना को कहा जाता है निर्वाण सर, ठीक है? निर्वाण का मतलब क्या है? कि अपने अंदर की जितनी भी डिजायर है, जितनी भी आपको माया है, जितनी भी आपको जो आग है, उसको खत्म कर दो सर, ठीक है? सो एंडिंग ऑफ डिजायर्स इज एक्चुअली निर्वाण। आपको यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था, फिर से कुछ कुछ गोल गोल करके यूपीएससी आपको पूछ सकता है कि भाई निर्वाण की इंपॉर्टेंस क्या है बुद्धिज्म में, निर्वाण की कंटेक्स्ट किस तरह से आपको मिलती है, बुद्ध को निर्वाण प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो वो गया नाम की जगह पे ही होती है। तो आपके लिए फैक्चुअली इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये निर्वाण है। निर्वाण का मतलब क्या है? मैंने बताया, आपके अंदर की जो आग है, आपके अंदर की जो इच्छा है, उसको आप खत्म करते हो, उसको निर्वाण के रूप में कहा है, एंडिंग ऑफ डिजायर्स के केस में। और इसी के बाद सिद्धार्थ गौतम को बुद्ध के रूप में कहा गया, एनलाइटेंड व्यक्ति के रूप में, एनलाइटेंड पर्सनालिटी के रूप में। अलग अलग नाम से इनको पहचानते, तथागत या शाक्य मुनि के रूप में। आप देखिए, शाक्य मुनि का मतलब क्या है? कि शाक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे ना। बुद्ध को शाक्य लायन भी कहते हैं, शाक्य सिंह के रूप में भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि भाई वो शाक्य वंश से बिलोंग कर रहे थे और वहां से उनकी बैकग्राउंड आपको मिलती है। इंटरेस्टिंगली बुद्ध को जो एनलाइटनमेंट हुई थी, कहाँ पे हुई थी? गया, बोध गया में। कहाँ पे? निरंजना नदी के किनारे। प्लीज रिमेंबर द नेम ऑफ द रिवर। इट वॉज द निरंजना रिवर विच वॉज द बोध गया लोकेटेड अपॉन। यूपीएससी माइट आस्क यू, कभी कभी कल्चरल प्लेसेस को पूछता है कि कौन से प्लेसेस कौन सी नदी के किनारे आए हुए हैं, तो उस टाइम पे आपके आंसर जो है वो गलत नहीं होने चाहिए। कहने की बात मेरी ये है कि यू आर सपोज टू राइट अप द फैक्ट्स। यहाँ पे जो क्लास के अंदर मैं लिख रहा हूँ,
या आप इसको बुक्स के अंदर भी देखोगे या हमारे कोर्सेज में भी हम लोग इसको कवर कराते हैं, राइट। तो निरंजना नदी के किनारे विल सी कि उनको मोक्ष प्राप्ति या काइंड ऑफ निर्वाण प्राप्ति हुई। निर्वाण और मोक्ष एक नहीं है, याद रखिएगा, मोक्ष इज डिफरेंट, निर्वाण इज डिफरेंट। यहाँ हम लोग निर्वाण शब्द की बात करते हैं। इनिशियली बुद्ध जब गया में पहली बार तप कर रहे थे और उनके साथ 5 फॉलोअर थे, ये पांचों के पांचों फॉलोअर नाराज हो गए थे जब बुद्ध ने खीर खाई थी। इंटरेस्टिंगली जब बुद्ध ने गया के अंदर निर्वाण प्राप्ति की तो उसके बाद इनको ढूंढने गए। कहाँ जाते हैं? सारनाथ के अंदर। कहाँ जाते हैं? सारनाथ के अंदर। तो बुद्ध सारनाथ में जाते हैं और ये 5 फॉलोअर्स को पहला सरमन देते हैं। ये 5 फॉलोअर्स का नाम याद रखेगा, कुंडनिया या कोंडाना लिखते हैं, भद्दिका या भरिका कहते हैं, वाप या बसप कहते हैं, महानामा, और इसके साथ साथ आपको असजीत या अश्वजीत भी कहते हैं। देर आर डिफरेंट डिफरेंट नेम्स, मतलब एक ही है, ये 5 ही लोग हैं पर इनको अलग अलग तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। किसी किसी किताब में अस्साजी लिखा गया, अस्साजी। अस्साजी एंड अश्वजीत बोथ आर सेम ओनली। महानामा ऑलमोस्ट कॉमन है। बसप की जगह कभी कभी वाप शब्द भी आपको देखने को मिलता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज कि वाप कोई और पर्सनालिटी है। ये भी बुद्ध के शिष्य थे, 5 शिष्यों में से एक थे, क्योंकि बुद्ध इनको सारनाथ में जाके पहला सरमन देंगे, फर्स्ट स्पीच देंगे। तो बुद्ध जब सारनाथ में जाएंगे और जब पहली सरमन यानी कि फर्स्ट स्पीच देंगे तो इनको कन्विंस करेंगे कि आप मेरे धम्म में, मेरे टीचिंग्स में, मेरी फिलॉसफी में, मेरे दर्शन में मानिए, जो मिडिल पाथ के समान था। मिडिल पाथ का मतलब यह है कि जो मध्यम मार्ग के समान था, राइट। या भद्दिका आपको देखने को मिलता है, या कौंडनिया या कोंडाना देखने को मिलेंगे, राइट। तो ये टोटल 5 नाम है, इसको आप रट दीजिएगा। अब आप जो भी कहो सर, यू आर सपोज टू रिमेंबर, राइट। बुद्ध उसके बाद यहाँ से वहाँ बहुत सारी जगह पे गए। मैंने बताया फर्स्ट सरमन दिया, वहाँ उनके 5 फॉलोअर्स थे, और डियर है ना, वहाँ पे डियर पार्क था सारनाथ में, वाराणसी के पास, वहाँ पे इन्होंने पहली अपनी स्पीच दी। ये घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। बुद्ध ने धर्म का चक्र घुमा दिया था, एक ऐसा चक्र जहाँ बुद्ध लोगों को नॉलेज दे रहे थे कि व्हाट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, राइट। ये अष्टांगी का मार्ग यानी कि 8 पथीय रास्ते को दर्शा रहा था। द 8 फोल्ड पाथ। 8 फोल्ड पाथ का मतलब ये है कि बुद्ध चाहते थे कि एक समाज के रूप में हम सोसाइटी के अंदर जिस प्रकार की फॉलोइंग करें उसमें ये 8 पथीय रास्तों को फॉलो करें, क्योंकि यही मिडिल पाथ है और यही हर एक व्यक्ति को एनलाइटनमेंट की तरफ लेके जाएगा। बुद्ध का ये मानना था कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल कैन अटेन बुद्धा। हर एक व्यक्ति बुद्ध बन सकता है अगर वो ये अष्टांगिका मार्ग को फॉलो करे, राइट। बुद्ध ने ही इसके बाद अपने 4 नोबल ट्रूथ दिए। आपको पूछे जा सकते हैं कि विच आर द 4 नोबल ट्रूथ। इंटरेस्टिंगली यहाँ मिडिल पाथ यानी मध्यम वर्ग की भी बात की गई है, और ये मध्यम पाथ की बात की गई है। मध्यम पथ का मतलब ये है कि आप कभी भी अति मत करिए, कोई भी चीज़ को लेके, पढ़ाई को लेके, ज्ञान को लेके, सत्ता को लेके, दुख को लेके, सुख को लेके, आप कोई भी चीज़ को अति मत करिए। क्यों? क्योंकि बुद्ध को ये पता था कि नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज इन ट्रांजिएंट। जब कोई भी चीज़ ट्रांजिशन में होती है तो कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती। और हमारे साथ दिक्कत यह है कि हम जब माया को लेके परमानेंट हो जाते हैं, या दुख को लेके परमानेंट हो जाते हैं, सुख को लेके परमानेंट हो जाते हैं, इच्छाओं को लेके परमानेंट हो जाते हैं, तो इसके कारण ही शायद तक हम लोग को मोक्ष नहीं मिल पाता, हम निर्वाण कभी अचीव नहीं कर पाते, राइट। तो बुद्ध ने अपनी ही टीचिंग्स को कोडिफाई किया उनके फॉलोअर्स के द्वारा, और बुद्ध ने अपना संघ बनाया। संघ कहाँ पे बनाया है? तो उन्होंने वाराणसी नाम की जगह में संघ बनाया है। एक जगह से दूसरी जगह घूमे हैं, और इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई। कुशीनगर, वी विल कम टू नो कि इट इज अ प्लेस इन यूपी, एंड वी विल सी कि समवेयर इन 483 बीसी, 483 बीसी में इनकी मृत्यु होती है कुशीनगर के अंदर। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस इवेंट को परिनिर्वाण या महापरिनिर्वाण कहते हैं। आप देखिए, निर्वाण का मतलब है कि व्यक्ति यहाँ पे है पर उसको ज्ञान हो चुका है, नॉलेज आपको मिल चुका है, और वो हायर सिस्टम की तरफ गए हैं, बट ही स्टिल अलाइव, ही इज प्रीचिंग। वो अभी भी जिंदा है और वो प्रीच कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वस्तु बताने की कोशिश करेंगे, राइट। लोगों को रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे। और हम जब महापरिनिर्वाण कहते हैं तो ये मृत्यु है, कहाँ पे दर्शाई गई है? कुशीनगर में। बुद्ध इसके सिवाय और भी जगह गए थे, जैसे श्रावस्ती जैसी जगहें आपको देखने को मिलती है। बुद्ध गया के अंदर भी गए थे। बुद्ध वज्जी किंगडम की जो कैपिटल है वैशाली, वहाँ पे भी गए होते हैं, और भी बहुत सारी प्लेसेस आपको देखने को मिलेगी। आपको पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस बुद्धा है ट्रैवल्ड इनटू,
तो यू नीड टू आंसर दिस प्लेसेस एज वेल। खैर, तो मोटे मोटे तौर के ऊपर मैंने आपको बताया कि बुध के बारे में हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। अब देखिए फैक्चुअली क्या हुआ। बुध बेसिकली बहुत सारी जगहों के अंदर ट्रैवल करते हैं, अंडरस्टूड दिस पार्ट। अब वहाँ से आपको यूपीएससी के द्वारा एक सवाल पूछ दिया गया था, उसमें एक बार ये भी आया था कि बुध अवंती गए थे कि नहीं गए थे। अब याद रखना कि बुध के कंटेम्प्रेरी में अवंती करके किंगडम हो चुका था। अवंती यानी कि आज का आपका उज्जैन, सेंट्रल इंडिया का जो स्टेट है ना सर, ठीक है, ये रहा अवंती, राइट। इनफैक्ट अवंती है 2 कैपिटल्स, अवंती के 2 कैपिटल भी आपको देखने को मिलते हैं, उज्जैन और महिष्मती। इसका राजा का नाम था प्रद्योत। क्या नाम था? प्रद्योत। बट इंटरेस्टिंगली हमें ये पता चलता है कि प्रद्योत ने बुध को इनवाइट किया था कि आप आइए यहाँ पे शाक्य नरेश के रूप में, पर बुध ने डिनाई कर दिया कि मैं नहीं आ पाऊंगा, राइट। बुध ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो ये श्रवस्ती, कोशाल और उसके आजू बाजू वाले रीजन्स में ज़्यादा ट्रैवल करते हैं सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि बुधा विल बी ट्रैवलिंग इन द रीजन्स ऑफ द मॉडर्न डे यूपी, बिहार, the regions of Nepal around and the eastern part of the country. He will not be going all the way up till the Avanti state around, right? तो पहली चीज़ तो आपको बुधा के कंटेक्स्ट में क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई विच आर द प्लेसेस जहाँ बुध गए थे कि नहीं गए थे। अब जैसे यहाँ पे गांधार करके भी आपको एक महाजनपद देखने को मिलता है, क्या बुध गांधार में गए थे? अरे भाई बट ऑब्वियस है कि भाई इतना दूर कैसे जा पाएंगे। उस दौर के अंदर लिमिटेशंस थी बहुत सारी वस्तुओं की, ट्रैवलिंग की। तो आपको प्लेसेस में मेन तो कौन सी प्लेसेस मैंने आपको अभी बता दिया है कि उनकी बर्थ की प्लेसेस आपको याद रखनी है, राइट, ओके। आपको बुध के कंटेक्स्ट में उनकी डेथ की प्लेस याद रखनी है, राइट, ओके। उन्होंने कहाँ पे पहला सरमन दिया था, यदि कि आपका सारनाथ आपको पता होना चाहिए। वी विल ऑल्सो फाइंड कि बुध के कंटेक्स्ट में बुध कोई इंपॉर्टेंट राजा के कैपिटल में गए थे, जैसे मगध में गए थे। हाँ डेफिनेटली मगध में गए थे, वहाँ के राजा पाटलिपुत्र या उस टाइम पे राजगीर हुआ करता था, तो राजगीर विजिट करेंगे। वी विल सी कि वहाँ पे सरमन देने की कोशिश करेंगे। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, श्रवस्ती है, कोशाल है, उस वाले किंगडम्स की तरफ जाने की कोशिश करेंगे और वहाँ पे अपना धम्म को प्रचार करते हैं, अंडरस्टूड दिस पार्ट। अब हमारे लिए सवाल ये आता है बुधा के कंटेक्स्ट में कि कौन कौन उनके कंटेम्प्रेरी पर्सनालिटीज़ थे। ये यूपीएससी के लिए बड़ा फैक्चुअल टॉपिक है, पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए। मुख्यतः 4 राजा आपको देखने को मिलते हैं जो यूपीएससी के कंटेक्स्ट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो बुधा के कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे, यानी कि बुध के समकालीन थे। एक तो मैंने बताया अवंती राज्य का राजा प्रद्योत, चंड प्रद्योत कहते हैं। दूसरे अगर आप देखोगे तो मगध के 2 राजा थे, एक थे बिंबिसार और दूसरे थे अजातशत्रु। बिंबिसार अजातशत्रु दोनों बाप बेटे थे, फादर सन हुआ करते थे, अगर आपको थोड़ा आइडिया होगा तो सर, ठीक है। एंड वी विल ऑल्सो फाइंड यहाँ अगर आप देखोगे कोशाल स्टेट है, कोशाल स्टेट का जो कैपिटल, वहां से श्रवस्ती से जो पूरा शासन चलता था, वहां का राजा था प्रसन्नजीत। ये भी बुध का कंटेम्प्रेरी था। तो राजाओं में बहुत राजा आपको इस दौर के अंदर मिल जाएंगे। हम सबके ऊपर नहीं देखेंगे, पर एटलीस्ट 2 राजाओं के या 4 राजाओं के बारे में हमको क्लियर हो जाना चाहिए। इनमें से प्रद्योत को तो शायद बुध नहीं मिले हैं, पर बाकी प्रसन्नजीत, अजातशत्रु और बिंबिसार के साथ उनका संवाद हुआ है। इंटरेस्टिंगली हमें यहाँ से 2-3 चीज़ें फैक्चुअली पूछी जा सकती है। ये क्या पूछी जा सकती है? तो एक सवाल आपको पूछा जा सकता है कि बुध का एक दौर के ऊपर या एक समय में अजातशत्रु के साथ डिस्कशन हुआ था। अब ये डिस्कशन क्या हुआ था कि उस टाइम पे और भी संप्रदाय थे, जैनिज्म था, देन फिर लोकायतवाद उभर के आ रहा था, अज्ञानवाद उभर के आ रहा था, शाश्वतवाद निकल के आ रहा था। तो देयर वर मेनी सेक्ट दैट वर कमिंग, जो अपने अपने श्रामणिक दर्शन दे रहे थे। तो एक डिस्कशन हुई थी जो उसके बाद एक टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गई। ये बुक का नाम है श्रमणफाल सूत्र। क्या नाम है? श्रमणफाल सूत्र इज अ टेक्स्ट जहां बुध और अजातशत्रु के बीच में डिस्कशन हुई थी, जिसमें और सेक्ट बहुत सारी, टोटल 6-7 बड़े बड़े संप्रदाय थे, उनके फाउंडर्स के बारे में, जैसे महावीर के बारे में डिस्कशन हुआ है, उसमें महाकश्यप के बारे में या पुराण कश्यप के बारे में डिस्कस हुआ है, उसमें संजय बेलाथी पुत्र के बारे में डिस्कशन हुआ है। ये सब और संप्रदायों के टीचर्स हुआ करते थे, तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। इंटरेस्टिंगली बुध धीरे धीरे करके और भी लोगों को अपने फॉलोअर्स के रूप में लेके आए। अब किन किन लोगों को बुध अपना फॉलोअर बनाते हैं कंटेम्प्रेरी पीरियड में, याद रखेगा। तो एक थे सरीपुत्र और मुगल अन्ना, ये दोनों के दोनों वी विल कम टू नो कि राजगीर से बिलोंग करते थे।
और इनके कोर्ट में रहते थे, बिंबिसार के कोर्ट में। तो बिंबिसार तो फिर बाद में ज्वाइन करता है, उनकी वाइफ ज्वाइन करती है। फिर आनंद उनके कजिन थे, कश्यप उनके एक और फॉलोअर थे, फिर उपाली आपको मिलेंगे। इंटरेस्टिंगली आनंद एंड उपाली ने आगे किताबें कंपोज की है, उसको त्रिपिटक कहते हैं, हम आगे देखेंगे। फिर चन्ना कंथक उनके घोड़े और सारथी हुआ करते थे। नंद आपको देखने को मिलते हैं, नंद वी विल सी की बुद्ध के साथी थे, कजिन हुआ करते थे। खैर, बाकी यशोधरा उनकी वाइफ है और गौतमी उनकी मदर, फॉस्टर मदर थी, मतलब मैंने कहा मासी हुआ करती थी। याद रखेगा कि गौतमी वॉज द फर्स्ट वुमेन हु हैड जॉइन द बुद्धिस्ट संघ। बुद्ध ने वी विल सी की जब संघ बनाया तो उसमें गौतमी यानी कि अपनी मदर को वाराणसी, जब वो यहाँ ये आते हैं, क्या कहते हैं, कपिलावस्तु जब आते हैं वाराणसी के बाद, तो फिर वहाँ गौतमी को वो ज्वाइन कराएंगे, राइट। तो पहले बुद्ध वुमेन को ज्वाइन नहीं करते हैं, फिर बाद में हमें ये पता चलता है कि बुद्धा अलाउड द वुमेन टू ज्वाइन द संघ एज वेल, राइट। तो हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए। इसके सिवाय हमें और भी क्वींस देखने को मिलती है, जैसे विल सी की मल्लिका और खेमा, ये दोनों की दोनों प्रसन्नजीत और बिंबिसार की वाइफ हुआ करती थी। तो आपको पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी पर्सनैलिटीज जो बुद्ध की फॉलोअर के रूप में निकल के आई, वाइफ के रूप में आपको मिल जाती है। आम्रपली करके आपको एक गणिका मिलती है, डांसर देखने को मिलती है। कहाँ से बिलोंग करती थी? तो शी बिलोंग टू द स्टेट ऑफ वैशाली। तो वहाँ से भी वो पार्टिसिपेट, मतलब बुद्ध के संग में जुड़ती है। उनकी वाइफ भी बाद में जुड़ेगी, और सुजाता जिन्होंने बुद्ध को खीर दी थी, वो भी आपको कहानी क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखिए, मोटे मोटे तौर के ऊपर एक तो सवाल यहाँ से आएगा। दूसरा, बुद्ध के कंटेक्स्ट में आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि बुद्ध के टीचिंग से आपको सवाल आने की शक्यता है कि व्हाट आर द कोर टीचिंग्स ऑफ बुद्धा एंड द फिलॉसफी ऑफ बुद्धा, राइट। तो देखिए, बुद्धा के टीचिंग्स जो है उसको 3 पिलर्स के साथ हम लोग तोड़ेंगे। एक को कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, दूसरे को कहते हैं धम्मम शरणम गच्छामि, और तीसरे को कहते हैं संगम शरणम गच्छामि। मतलब बुद्ध का मानना है कि एवरीवन कैन बिकम एन एनलाइटन सोल। कोई भी व्यक्ति, या सोल तो हम लोग आगे जाएंगे, पर एवरीवन कैन बिकम एन एनलाइटन पर्सनालिटी, वो एक एनलाइटन व्यक्ति के रूप में अपने आप को उभार सकते हैं। दूसरा, धम्म की बात की है उन्होंने कहा है कि भाई अगर आपको एनलाइटनमेंट की तरफ जाना है तो यू आर सपोज टू फॉलो द धम्मा, द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, जो मैं आपको रास्ता दे रहा हूँ, जो आपको फिलॉसफी प्रीच करूंगा। और इसके लिए आप संघ ज्वाइन कर सकते हो। संघ में आप उपासक के रूप में, उपासक का मतलब यह है कि आप ले फॉलोअर के रूप में, ले फॉलोअर, ले वर्शिपर के रूप में, सामान्य व्यक्ति के रूप में, या आप परिव्रजक के रूप में भी संघ को ज्वाइन कर सकते हो। परिव्रजक या परिव्रजी का जो रिनंसेंट के रूप में कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिन्होंने रिनाउंस कर दिया है, संसार छोड़ दिया है, राइट। तो उस व्यक्ति के रूप में भी आप संघ के अंदर ज्वाइन कर सकते हो। इट इज अप टू यू, राइट। तो हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि बुद्ध ने बुद्धा, धम्मा और संघा, इन तीनों की बात भी की है, जो उनकी फिलॉसफी और बिलीफ सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। अब मैंने आपको बताने की कोशिश की कि बुद्ध ने क्या क्या चीज़ें बताई है, राइट। तो पहली चीज़, यहाँ से आपका एक सवाल बनने की पूरी शक्यता है, वो है नथिंग इज परमानेंट। ओके, देखो, बुद्धा बिलीव्ड एवरीथिंग इनटू ट्रांजिएंट नेचर ऑफ फिलॉसफी। ट्रांजिएंट का मतलब यह है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। बुद्ध ने क्या कहा था कि ऑल लिविंग थिंग्स डीके, ऑल लिविंग थिंग्स कम टू एन एंड। जितनी भी आपको चीज़ें देखने को मिलती है उसका अंत निश्चित है, तो वो बदलती रहेगी, राइट। आपकी इच्छाएं बदलेगी, आपका रूप बदलेगा, आपकी शक्ल बदलेगी, आपके विचार बदलेंगे, सब कुछ बदलेगा, राइट। तो इस दृष्टिकोण से बुद्ध ने वी विल सी के ट्रांजिएंट नेचर ऑफ यूनिवर्स की बात की थी। उन्होंने कहा था कि ये जो ब्रह्मांड है, जो संसार हम देख रहे हैं, ये ट्रांजिएंट है सर, ठीक है ना। इतना याद रखेगा, एक एक लाइन के अंदर से अपन रिवाइज करेंगे। दूसरा, नॉन वायलेंस का सिद्धांत उन्होंने प्रीच किया है। उन्होंने कहा है कि हिंसा करने से कुछ नहीं होगा। आगे हिंसा के ऊपर मैं आता हूँ कि कहानी किस तरह से चलती है। विल ऑल्सो फाइंड कि उन्होंने निर्वाण का सिद्धांत दिया। अब मैंने बताया कि निर्वाण इज वॉज एंडिंग ऑफ डिजायर्स। ओके, तो आपके अंदर की जब इच्छाओं का अंत हो जाता है तो इस स्टेज को निर्वाण कहते हैं। इसके बाद वाला स्टेज अगर आप देखोगे ना, नेक्स्ट स्टेज के रूप में, मैं नहीं गया हूँ नेक्स्ट स्टेज के अंदर, पर इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेज और व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेज ऑल अबाउट, नेक्स्ट स्टेज विल बी अबाउट अ सिचुएशन। वो एक ऐसी स्थिति क्रिएट करेगा जहां आप ट्रैंक्विलिटी के स्टेज में चले जाओगे, जहां आप ब्लिसफुल स्टेज में चले जाओगे, राइट। ओके, एकदम अपने आप को ब्लिसफुलनेस के रूप में मानोगे, आपको लगेगा कि यही सत्य है, इसके सिवा और कुछ नहीं है, राइट।
तो वी विल ऑल्सो फाइंड कि बुध के दर्शन में या बुध के बैकग्राउंड के अंदर निर्वाण का मतलब है आपकी सब दुखें खत्म हो, इच्छाएं खत्म हो जाएगी। देखिए एक्चुअली क्या हुआ था, बुध ने इच्छाओं के बारे में क्यों कहा था, उसके पीछे का कारण देखिए। तो बुध ने वी विल सी कि 4 आर्य सत्य या 4 नोबल ट्रूथ के बारे में बताने की कोशिश की। क्या बताया? 4 आर्य सत्य, या वी विल सी कि 4 नोबल ट्रूथ, कि जीवन के 4 सत्य है, राइट और रॉन्ग। अब उन्होंने वी विल सी कि पहला सत्य के रूप में लोगों को बताने की कोशिश की, समाज को बताने की कोशिश की कि आप दुख में हो। जीवन का सबसे बड़ा वी विल सी कि जो रियलिटी ये है वो है दुख सर, ठीक है। तो द वर्ल्ड इज फुल ऑफ डिजायर्स, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ वी कैन से दुख, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग एवरीवेयर। वी विल कम टू नो कि हमारे यहाँ हम आजू बाजू में किसी को भी देखेंगे सबको सफरिंग है, जन्म से लेके मृत्यु तक सबको सफरिंग है। सेपरेशन की सफरिंग है, किसी को अनप्लेजेंटनेस की सफरिंग है, किसी को उम्र की सफरिंग है, किसी की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही उसकी सफरिंग है। तो जब बुध को वी विल सी कि ये रियलिटी हुई तो बुध ने कहा कि ये सफरिंग से पूरी दुनिया है, राइट। सेकेंडली उन्होंने ये भी बताने की कि ये सफरिंग क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन। तो उसके पीछे का कारण है आपकी डिज़ायर, आपकी इच्छा जो है वो आपको सबसे ज़्यादा सफ़र करवाती है। आप अगर डिज़ायर से मुक्त होना चाहते हो तो आपकी इच्छाएं भी धीरे धीरे या आपकी सफरिंग भी ख़त्म हो जाएगी। ये वैसी बात हो गई है कि भाई मुझे ऐसी बत्ती वाली गाड़ी चाहिए सर, ठीक है। अब ये बत्ती वाली गाड़ी की कहानी क्या है, ये मेरी इच्छा है, राइट। अब ये फुलफिल नहीं हो पा रही है, पीछे ऊपर आप देख रहे हो इसके ऊपर आपको बत्ती देखने को मिलेगी, राइट। अब ये बत्ती वाली गाड़ी की मेरी इच्छा फुलफिल नहीं हो पा रही, इसके लिए मैं दुख में हूँ, राइट और रॉन्ग। अब मेरी जो डिज़ायर कभी हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं कि फुलफिल हो पाएगी। तो बुद्ध ने ये चीज़ बहुत क्लियर कट कहा कि अगर आपको सिजेशन ऑफ सफरिंग चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आपके दुख खत्म हो जाए, तो आपको उसके लिए मिडिल पाथ या अष्टांगी का मार्ग की फॉलो करने की आवश्यकता है। द एट फोल्ड पाथ है ना, आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी, स्वीकारनी पड़ेगी, तब जाके आप इस दुखती से या इस चीज़ों के अंदर से बाहर निकल के आएंगे, राइट। ओके, तो वी विल फाइंड कि बुद्ध ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखो, आपके जीवन का दुख जो है वो यूनिवर्सल है। दुख के कारण आपकी इच्छाएं है, इच्छा खत्म तो दुख खत्म। कैसे करेंगे? तो उसके लिए अष्टांगी का मार्ग या एट फोल्ड पाथ की बात की। अब व्हाट इज दिस एट फोल्ड पाथ दैट बुद्धा हैड प्रीच्ड अबाउट? तो वी विल फाइंड बुद्ध कहते हैं कि आपका दृष्टिकोण ठीक करो, सम्यक दृष्टि। आपका इंटेंशन ठीक होना चाहिए, सम्यक इंटेंशन की बात करें, संयम वाक की बात करेंगे, आपकी स्पीच ठीक करो, आपकी एक्शंस, आप जो कार्य कर रहे हो वो ठीक करो। आप जिस माध्यम से अपनी जीवन शैली, लाइवलीहुड, पैसा कमा रहे हो उसमें भी आप गलत हो, उसमें भी इच्छा रखोगे तो भी दुखी होगे आप, और फिर आपकी दुख कम नहीं होगी सर, ठीक है। आप एफर्ट्स नहीं ठीक लगा रहे हो, आप कॉन्सेंट्रेशन और अल्टीमेटली आप समाधि तक नहीं जा पाओगे। तो बुद्ध ने बेसिकली ये एट फोल्ड पाथ की बात की है। आपको ये एट फोल्ड पाथ के बारे में फैक्चुअली पता होना चाहिए कि राइट स्पीच, राइट इंटेंशन, राइट व्यू, राइट माइंडफुलनेस, राइट कॉन्सेंट्रेशन, राइट एफर्ट एंड लाइवलीहुड, राइट एक्शन, किसी को हर्ट ना करे, इस तरह की कार्य अहिंसा के माध्यम के ऊपर जिए। अगर संघ में ज्वाइन करो तो संघ में पंचशीला को फॉलो करिए। क्या कहा बुद्ध ने? बुद्ध ने कहा कि देर आर 5 मेजर रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ज्वाइनिंग द संघ। अगर आप संघ ज्वाइन कर रहे हो तो आपको पंचशीला में ज्वाइन करना होगा, और पंचशीला ज्वाइन करोगे तो ही आप इसमें से बाहर निकल सकते हो, वरना आप ये दुख के चक्रव्यूह में रहोगे, राइट। तो ये दुख के चक्रव्यूह में से बाहर निकलने के लिए बुद्ध कह रहे हैं कि भाई तुम्हें अष्टांगी का मार्ग फॉलो करनी है। जिस दिन अष्टांगी का मार्ग फॉलो की और उसको आप कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली रहे, तो आपकी निर्वाण प्राप्ति वी विल सी की हो जाएगी और आपकी इच्छाएं खत्म हो जाएगी। इच्छा खत्म हो जाएगी मतलब यू आर आउट ऑफ द डिजायर्स, यू आर आउट ऑफ दैट साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ एज वेल सर, गेटिंग ऑन पॉइंट। इंटरेस्टिंगली बुद्ध कर्म में मानते हैं, वो निष्काम कर्म की बात करते हैं। निष्काम कर्म का मतलब ये है कि डोंट एक्सपेक्ट एनी आउटकम ऑफ योर कर्मास, राइट। वो गॉड के अंदर वी विल सी कि ना एक्सेप्ट करते हैं ना डिनाई करते हैं, राइट सर। उनकी जो दर्शन है वो एग्नोस्टिक है। अब ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पीटी में आपको सवाल आएगा कि क्या बुद्धिज्म ने गॉड को एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट किया। तो बुद्ध ने अपनी डिस्कशंस में ज़्यादातर गॉड के बारे में ना हाँ कहा है ना कहा है, इसके लिए उसको एग्नोस्टिक कहा गया, एग्नोइज्म कहते हैं इसको, राइट। इंटरेस्टिंगली बुद्धिज्म ने सोल यानी कि आत्मा के सामान्य सिद्धांत को डिनाई किया है। हमेशा याद रखेगा, हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कहते हैं कि भाई देखो, जो सोल है उसमें नहीं है, पर वो पुनर्जन्म में मानते हैं।
उनका ये मानना है कि पर्सनालिटी का पुनर्जन्म होता है, हर एक व्यक्ति की पर्सनालिटी जो है वो पुनर्जन्म, जैसे दलाई लामा के केस में आपको चीज़ें देखने को मिलती रहती है। और बुद्ध का ये भी मानना है कि पुनर्जन्म क्यों होता है, क्योंकि हमारी इच्छा ही हमें, वी विल सी, कि हमें यहाँ पे पुनर्जीवित करती है। वरना तो क्या हमें निर्वाण प्राप्ति हो जाएगी तो फिर अल्टीमेटली हम मोक्ष के रास्ते चले जाएंगे, राइट। तो उसको कहते हैं प्रति इच्छा समुपद थियरी। प्रति इच्छा समुपद का मतलब है कि एवरीथिंग हैज कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि आप देखिए कि बुद्ध ने क्या कहा कि भाई तुम दुख में हो, उसके पीछे का कारण तुम्हारी इच्छा है। तो यहाँ तुम्हारा पुनर्जन्म क्यों हो रहा है, तुम्हें निर्वाण प्राप्ति क्यों नहीं मिल रही है, तुम्हारी जो वी विल सी की पुनर्जन्म होने के पीछे का कारण ही ये है कि तुम जो हो कहीं ना कहीं अभी भी इच्छाओं से घिरे हुए हो, राइट। तो वो इसके लिए कहते हैं कि डिजायर्स को एंड करो, तुम्हारी लाइफ साइकिल से भी तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। अंडरस्टूड दिस पार्ट। तो ये प्रति इच्छा समुपद याद रखेगा, रीबर्थ के सिद्धांत में मानता है ये याद रखेगा, सोल को डिनाई करता है याद रखेगा, गॉड में एग्नोस्टिक है। एग्नोस्टम का मतलब है कि नाइदर वो रिजेक्ट करेगा नाइदर वो एक्सेप्ट करेगा सर, ठीक है। वी विल सी कि बुद्धिज्म के केस में हमें एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि नाइदर इट एक्सेप्टेड द कंसेप्ट ऑफ गॉड, नाइदर इट डिनाइड द कंसेप्ट ऑफ गॉड सर, ठीक है। तो वी विल कम टू नो कि जब हम लोग बुद्धिज्म के केस में समझने की कोशिश करेंगे तो एक्सेप्टेंस एंड रिजेंशन ऑफ गॉड के कंटेक्स्ट में भी हमें इसके बैकग्राउंड में डिफरेंसेस क्लियर हो जाने चाहिए, राइट। तो वी विल सी। तो दोस्तों गॉड के कंटेक्स्ट में हमें याद रखना है कि बुद्धिज्म विल सी की एग्नोइज्म के अंदर जाता है, निर्वाण के कंटेक्स्ट में हमको क्लैरिटी हो जानी चाहिए, और ट्रांजिएंट नेचर में बात करता है बुद्धिज्म के कंटेक्स्ट में, राइट। अब आप समझने की कोशिश करिए, बुद्ध कभी भी अपने आप को ये नहीं कहते थे कि भाई देखो मैं कोई ईश्वर के समान हूँ, एक टीचर के रूप में ही अपने आप को एस्टैब्लिश करते हैं। तो होता क्या है कि जब बुद्ध की मृत्यु हुई तो उनके जो फॉलोअर्स हुआ करते थे, वो फॉलोअर्स ने वी विल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि उनको सिंबल्स के रूप में, अलग अलग माध्यमों के रूप से याद करने की शुरुआत की। तो बुद्धा हैज बीन ऑलवेज हाईलाइटेड इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स। तो आपको बुद्धिज्म के कंटेक्स्ट में आर्ट क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि बुद्धिज्म में जो इनिशियल संप्रदाय बन के आए, जैसे कि हीन यान है या उसके पहले थेरावादी, अगर आप संप्रदाय को देखोगे, उनके फॉलोअर्स बुद्ध को हमेशा सिंबॉलिक जेस्चर में ही याद रखने की कोशिश करेंगे। अब बुद्ध के जीवन के 5 मुख्य सिद्धांत है या 5 इवेंट्स थे। जैसे उनका जन्म हुआ है, जैसे उन्होंने महाभिनिष्कर्म किया है, अभी मैंने आपको बताया महाभिनिष्कर्म का मतलब है कि उन्होंने संसार छोड़ दिया था। जैसे उनको निर्वाण प्राप्ति हुई है, जैसे उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म का चक्र बदला है, और परिनिर्वाण या उनकी जो डेथ हुई है, ये 5 इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, राइट। तो फ्रॉम बर्थ टू डेथ बुद्धा हैज बीन हाईलाइटेड बाय डिफरेंट सिंबल्स। द यूपीएससी माइट आस्क यू अ क्वेश्चन कि भाई विच आर द स्पेसिफिक सिंबल्स जिसके माध्यम से हम लोग बुद्ध को याद करते हैं, या बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, बुद्धा की पेंटिंग्स, बुद्धा की जो थियोलॉजी है वो निकल के आई, राइट। तो हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए, उनके रिलेटेड नाम पता हो जाने चाहिए। और सिंबल्स, जैसे बुद्ध को एलिफेंट के रूप में याद रखते हैं। एलिफेंट क्यों? क्योंकि जब बुद्ध का जन्म हुआ तो हाथी के रूप में हुआ था, अभी मैंने बताया उनको सपना भी मदर को ऐसे ही आया था। या बुल के रूप में देखा गया है विजडम के कंटेक्स्ट में या स्ट्रेंथ के कंटेक्स्ट में, वैसी कहानी भी आपको मिलती है। विल फाइंड कि बुद्ध जब संसार छोड़े तो घोड़े के ऊपर बैठ के छोड़े थे, इसके लिए हॉर्स के सिंबल को बहुत हाईलाइट किया है। बुद्ध कभी कभी भिक्षुक के रूप में चलते थे तो हाथ में एक बोल लेके जाते थे, तो वी विल फाइंड कि इसके लिए उन्होंने जब संसार छोड़ा, ग्रेट रिनंसिएशन, महाभिनिष्कर्म, तो बाउल के साथ दर्शाया गया है। कभी कभी आपको एक कुटिया देखने को मिलती है, कुटिया यानी कि छोटी सी झोपड़ी, जहां बुद्ध पहले कभी फॉरेस्ट एरियाज में जहां पे विहार के लिए जाते थे रुकते थे सर, ठीक है। बुद्ध ने एम्प्टी थ्रोन, क्योंकि संसार छोड़ दिया था, राजा की गद्दी थी वो छोड़ दी, तो वी विल कम टू नो एम्प्टी थ्रोन के रूप में उनको दर्शाया गया है। वी विल फाइंड कि एनलाइटनमेंट की जो इंपॉर्टेंट इवेंट है, जो झाड़ के नीचे बैठ के बोधि ट्री कहते हैं उसको, तो उसके रूप में दर्शाने की कोशिश की गई है। बुद्ध ने जो पहला सरमन दिया, कहाँ दिया था? सारनाथ के अंदर दिया था, एक चक्र के रूप में आपको देखने को मिलता है। अब ये चक्र अष्टांगिका चक्र के रूप में कहते हैं, 8 फोल्ड पाथ के रूप में। इसको कभी कभी लायन के रूप में भी दर्शाया गया है। क्यों? क्योंकि बुद्ध शाक्य सिंह कहा गया है। शाक्य सिंह का मतलब यह है कि बुद्ध इज बिन हाईलाइटेड एज ए लायन। आप अशोक के आर्किटेक्चर में आप देखोगे तो अशोक के आर्किटेक्चर में आपको 4 लायन देखने को मिलते हैं, और वो बेसिकली आपके सारनाथ के अंदर ही आपको मिलेंगे, राइट। तो सारनाथ का जो हमने एम्बलम लिया हुआ है हमारी नेशनल एम्बलम में, वो अशोकन लायंस है, वो एक्चुअली बुद्ध के लिए यूज किए गए। क्यों? क्योंकि ये अशोक ने पिलर बनाया था सारनाथ नाम की जगह में। दिस पिलर वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय अशोका स्पेसिफिकली एट सारनाथ,
वेरी फर्स्ट थिंग। सेकेंडली वी विल कम टू नो कि आफ्टर दिस थिंग अशोक ने यहाँ पे 4 लाइन यूज़ किए, क्योंकि बुद्ध ने जब पहली सरमन दी थी वो चारों दिशाओं में उसकी गूंज पड़ी थी। इट हैड इट्स इम्पैक्ट ऑन ऑल द 4 डायरेक्शंस। तो दिस इज हाउ। और बुद्ध की जो मृत्यु है उसको स्तूप के साथ दर्शाते हैं। स्तूप अगर आपको पता होगा इन द फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर आपको मिलता है। इंटरेस्टिंगली इसको महापरिनिर्वाण या परिनिर्वाण कहते हैं। स्तूप के बारे में बुद्ध ने वी विल सी कि आनंद के साथ आखिर में डिस्कशन किया था। अगर आपको पता होगा तो कुशीनगर में वो गए होते हैं और फिर वो बीमार हो गए थे, उनको फूड पॉइजनिंग हो गया था। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आनंद जो उनके डिसाइपल थे उनके साथ उनकी संवाद हुई, डिस्कशंस हुई। आनंद ने कहा कि तथागत हम आपको कैसे याद रखेंगे। तथागत इज अ नेम फॉर बुद्धा। शाक्य मुनि इज अ नेम फॉर बुद्धा। वी विल कम टू नो शाक्य नरेश इज अ नेम फॉर बुद्धा। शाक्य सिंह इज अ नेम ऑफ, तो शाक्य डायनेस्टी के साथ आपको कहीं ना कहीं आपको मिलते रहेंगे। खैर, अब आनंद ने बुद्ध को कहा कि तथागत हम आपको कैसे याद रखेंगे। तो बुद्ध ने कहा कि आप थुप बना देना। थुप है ना। तो वी विल कम टू नो कि थुपा जो पाली लैंग्वेज में स्तूप के रूप में कहा गया है। थुपा को क्या कहते हैं पाली लैंग्वेज में, स्तूप के रूप में कहा गया है। ये थुप बना के बुद्ध ने वी विल सी कि आनंद को डायरेक्शन दी कि मेरी अस्थियां या मेरी जो भी रेलिक्स है, मेरे मृत्यु के बाद जब आप अग्निदाह दोगे तो मेरी अस्थियों को 8 बेसिकली आप स्तूप बनाना। तो ओरिजिनली 8 प्लेसेस में स्तूप बन गया है। कहाँ पे? 8 प्लेसेस। विच आर द 8 प्लेसेस? ये आपको कभी आर्ट एंड कल्चर के अंदर मैं करवा दूंगा। स्तूप आर्किटेक्चर के अंदर हमको क्लैरिटी हो जानी चाहिए, राइट। अब आप देखिए कि बुद्ध के कंटेक्स्ट में और कहाँ से सवाल आएंगे। तो प्लेसेस के अंदर से मैंने आपको बता दिया। दूसरा आपको सवाल आने की शक्यता है वो है बुद्धिस्ट काउंसिल और उसके साथ जुड़े हुए बौद्ध संप्रदाय और लिटरेचर के ट्रेडिशंस के ऊपर से, राइट। अब आप पूछोगे कि सर यहाँ से क्या कहानी बन सकती है। तो देखिए, आप सभी को पता ही होगा कि बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में। कुशीनगर में जब मृत्यु हुई तो फिर पहले तो लड़ाई हो जाती है बहुत बड़ी, क्योंकि बुद्ध की अस्थियां हम रखेंगे, हम रखेंगे, हम स्तूप बनाएंगे। फिर लेटर ऑन द्रोणा करके एक ब्राह्मण आते हैं। क्या नाम है? द्रोणा, नाम याद रखेगा। ही वॉज अ ब्राह्मण। उन्होंने जाके वी विल सी कि ये सेटलमेंट किया और कहा कि भाई देखो, दिस इज नॉट पॉसिबल। हम अलग अलग जगह में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जहाँ जहाँ बुद्ध गए हैं, जो जो किंगडम्स में गए, तो टोटल 8 प्लेसेस में बुद्ध गए थे। उसके बाद अजातशत्रु करके एक राजा, वो अपनी कमान संभालता है। अजातशत्रु उस पीरियड में मगध का राजा था। ये रहा मगध, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सर, ठीक है। तो अजातशत्रु वॉज द रूलर ऑफ मगध स्टेट। राजगीर करके किंगडम था। उसने सब बौद्ध स्कॉलर्स को बुलाया जो बुद्ध के साथी के रूप में थे, बुद्ध के फॉलोअर्स के रूप में थे। इसमें अजातशत्रु ने कहा कि भाई चलो इसका कोई सॉल्यूशन लाने की कोशिश करते हैं। और इस तरह से वी विल कम टू नो कि कश्यप करके वी विल कम टू नो कि एक फॉलोअर हुआ करते थे बुद्ध के ही, महाकश्यप या कश्यप कहते हैं। उनकी अध्यक्षता में उसने एक पहली बौद्ध परिषद बुला दी। कहाँ बुला दी थी? राजगीर में। कब बुलाई थी? समवेयर इन 483 बीसी। और वहां पे फिर बुद्धिस्ट लिटरेचर कंपाइल हुआ पाली लैंग्वेज में। कौन सा लिटरेचर था? तो इनिशियली वी विल कम टू नो कि जो पाली लैंग्वेज के अंदर लिटरेचर बन के आया, तो एक बना विनय पिटाक और दूसरा बना सुत्त पिटाक। क्या बनता है? विनय पिटाक एंड सुत्त पिटाक सर, ठीक है। अब इंटरेस्टिंगली आनंद ने सुत्त पिटाक कंपोज किया और उपाली ने विनय पिटाक। आपको मैच द फॉलोइंग पूछा जा सकता है और कोई कॉन्टेक्स्ट से भी आपको कहानी पूछी जा सकती है। वी विल ऑल्सो फाइंड कि ये जो विनय पिटाक है उसमें बुद्ध के टीचिंग्स है, जो उनके रूल्स है, द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द संघ। बुद्ध ने जो संघ बनाया था उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं। और सुत्त पिटाक की जब हम लोग बात करेंगे तो उसमें बुद्ध के टीचिंग्स की कहानी आपको देखने को मिलेगी, राइट। ओके, सो यू विल फाइंड द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा आर पार्ट ऑफ द सुत्त पिटाक। एंड ये पहले 2 लिटरेचर आपको मिलेंगे, राइट। उसके बाद तकरीबन 100 साल के बाद वही राजगीर वाले रीजन में एक डायनेस्टी निकल के आती है जिसका नाम है द काल वर्मन डायनेस्टी, और वी कैन से द रूलर कॉल्ड एज काल अशोका सर, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या कि जब ये बिंबिसार और अजातशत्रु और उदयन की डायनेस्टी डिक्लाइन में चली गई तो उनको टॉपल किया जाता है अपने ही लोकल गवर्नर्स के द्वारा, राइट। तो उनकी हरियन डायनेस्टी थी, हरियक डायनेस्टी को टॉपल किया जाता है अपने ही गवर्नर के द्वारा। और वहाँ से एक राजा निकल के आया था काल अशोक या काल वर्मन कहते हैं। ये शिशुनाग वंश हुआ करता था, शिशुनाग वंश की डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। यहाँ पे इन्होंने वैशाली नाम की जगह से रूल करना शुरू किया। वैशाली वही जगह जहाँ बुद्ध भी गए होते हैं। वहाँ के एक लोकल लीडर थे सबकामी, उनकी अध्यक्षता में सेकंड बौद्ध काउंसिल करवा दी। अब ये सेकंड बौद्ध काउंसिल क्यों हुई थी? तो उस पीरियड में ये जो विनय पिटाक था उसको लेके, रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके डिबेट चल रही थी कि विनय पिटाक को बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए, रूल्स बदलने चाहिए कि नहीं बदलने चाहिए। बहुत सारी डिबेट्स डिस्कशन हुई। तो आखिर में 2 ग्रुप निकल के आए।
एक ग्रुप को कहा जाता है महासंघिका, एक ऐसा ग्रुप जो कहता था कि विनय पिटाक के रूल्स बदलने चाहिए। दूसरा ग्रुप कह रहा था जिसे हम लोग स्थविरावादीन कहते हैं या थेरावादीन कहते हैं, जिनका ये मानना था कि वी शुड नॉट चेंज द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द बुद्धिस्ट संघ, राइट। महासंघिका चाहते थे कि नियम बदले बुद्धिस्ट संघ के, और स्थविरावादीन चाहते थे कि नियम ना बदले सर, ठीक है। तो इन सब के परिणाम स्वरूप वी विल कम टू नो कि बुद्धिज्म के अंदर बहुत बड़ी एक डिबेट हुई। डिबेट के बाद वी विल सी कि ये सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल खत्म होती है और महासंघिका एक अलग संप्रदाय के रूप में निकल के आया। स्थविरावादीन या थेरावादीन उसको कहते हैं बहुत बार, क्या दूसरा नाम क्या है, थेरावादीन, जो थेरा का वाद ले रहा है, थेरा के द्वारा जो बुद्धिस्ट एल्डर मॉन्क्स हुआ करते थे उनके पाथ को फॉलो करवा रहा है। इसके लिए सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में ये हुआ। अब सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल करीबन 350 बीसी के आसपास हुई। उसके भी 50 साल 100 साल के बाद विल कम टू नो कि अशोक करके राजा है। अब देखिए, काल अशोक शिशुनाग डायनेस्टी से बिलोंग करता था, राइट। अशोक जो है हमारे लिए वो आपका मौर्यन डायनेस्टी का राजा है। 250 बीसी तक आते आते उसने बुद्धिज्म में अपने आप को अडॉप्ट करवा दिया था। और ये अशोक ही था जो उस पीरियड में पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध परिषद करवाता है। किसकी अध्यक्षता में कराता है, मोगालीपुत्र टिस्सा की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में, मोगालीपुत्र टिस्सा। मोगालीपुत्र टिस्सा के बारे में कहते हैं कि वो बौद्ध भिक्षु थे, वो अशोक को शायद विल्सी की बुद्धिज्म की तरफ लेके आए थे। एक और बुद्धिस्ट संत थे जिनका नाम था उपगुप्त, है ना, उनके भी प्रभाव में शायद तक अशोक रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं मोगालीपुत्र टिस्सा और उपगुप्त एक ही थे, खैर। पर इनकी अध्यक्षता में तीसरी परिषद हुई, जहां हमें यह पता चलता है कि अशोक ने स्थविरावादीन को स्वीकारा और कहा कि भाई देखो, हम तो चाहते हैं कि इनके दर्शन और इनकी फिलॉसफी के ऊपर बुद्धिस्ट लिटरेचर बने। तो फाइनली विनय पिटाक और सुत पिटाक के साथ एक और किताब लिखी गई जिसे हम लोग कहते हैं अभिधम्म पिटाक। कौन सी पिटाक, अभिधम्म पिटाक। अभिधम्म पिटाक इकट्ठी होने के बाद, लिखने के बाद वी विल कम टू नो कि एक कहानी निकल के आई बुद्धिज्म में जिसे हम लोग कहते हैं त्रिपिटाक। त्रिपिटाक का मतलब यह है कि 3 अलग अलग किताबें इकट्ठी होती है, विनय पिटाक, अभिधम्म पिटाक और सुत पिटाक। उसमें विनय और सुत पिटाक पहली परिषद में लिखी गई थी, सेकंड परिषद में कोई टेक्स्ट नहीं लिखी गई, थर्ड परिषद में आपकी अभिधम्म पिटाक लिखी गई है। हमें क्लैरिटी हो जानी चाहिए। कथा वस्तु करके एक टेक्स्ट भी आपको देखने को मिलती है, इसी पीरियड के अंदर कंपोज हुई थी, राइट। ये कब हुआ, समवेयर इन 250 बीसी। 250 बीसी के आसपास का ये पीरियड है जब आपके यहाँ थर्ड काउंसिल हुई। अब थर्ड काउंसिल होने के बाद बुद्धिज्म में और भी संप्रदाय बने। कितने संप्रदाय बने, आप थक जाओगे। तकरीबन 18 के आसपास संप्रदाय बन के आ गए थे बाय दैट टाइम। छोटे बड़े संप्रदाय में महासंघिका भी था, थेरावादीन भी था, लोकत्रवादीन भी था, स्वतंत्रिका भी था, समत्या भी था। और इन सब के बीच में वी विल कम टू नो की कॉन्फ्लिक्ट चलती थी, फिलॉसफी, आइडियोलॉजी, बिलीफ सिस्टम को लेके। उन सब का सॉल्यूशन लाने की कोशिश की। आप इसको बाद में पढ़ लीजिएगा, और इसको मैंने प्लस क्लास के अंदर बहुत बेहतरीन तरह से समझाया हुआ है। इनफैक्ट इनके सबके अपने दर्शन है, स्थविरावादीन का दर्शन है, प्रजनम का दर्शन है। प्रजनम परामिता सूत्र नागार्जुन के द्वारा लिखी गई है। इंटरेस्टिंगली इस दौर में नागार्जुन एग्जिस्ट करते थे। तो समवेयर इन 78 सीई के आसपास विल कम टू नो कि कनिष्क करके एक राजा था। कनिष्क कौन था, कुषाण डायनेस्टी का राजा था। उस दौर के अंदर कनिष्क को लग रहा था कि बुद्धिज्म की जो जितने भी संप्रदाय है उन सबको एक किया जाए और उनके बीच में कोडिफिकेशन हो। तब तक एक और नया दर्शन निकल के आया था जिसका नाम था सर्वस्तिवादीन। सर्वस्तिवादीन एक ऐसी फिलॉसफी है जो बुद्धा के दर्शन को ही निगेट करती है। क्यों, क्योंकि सर्वस्तिवादीन कहते हैं सर्व अस्थि, यानी कि जो भी चीजें हैं वो यहाँ की यहाँ ही एग्जिस्ट कर रही है। उन सब के दर्शन से और बाकी सारी वस्तुओं से प्रभावित होकर कनिष्क ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि ये जितने भी छोटे बड़े संप्रदाय थे उन सबको कोडिफाई किया। और कोडिफाई करने के बाद वहां से ही वी विल कम टू नो कि 2 संप्रदायों में कन्वर्ट हुआ, एक बना महायान और एक बना हीनयान। लेटर ऑन वी विल सी कि देयर वाज वन मोर सेक्ट कॉल्ड एज वज्रयान कमिंग इनटू द पिक्चर। तो पहले महासंघिका और थेरावादीन के बीच में लड़ाई हो गई, उसके बाद सर्वस्तिवादीन आए। टोटल 18 से ज़्यादा संप्रदाय उभर के आ जाते हैं। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल 78 सी तक आते आते विल कम टू नो कि इनके बीच में फिलोसफिकल आइडियोलॉजिकल डिबेट हुई। वो सॉल्यूशन लाने के लिए कनिष्क ने वी विल सी कि महायान हीनयान में इनको कन्वर्ट किया, राइट। महायान हीनयान कब बन के आए थे, दे इमर्ज समवेयर इन द 1st सेंचुरी सीई के आसपास इनकी कोडिफिकेशन हो गई है। महायान का मतलब है वहाँ ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे, ग्रेट फॉलोअर्स होंगे। इसका नाम ही है ग्रेट स्ट्रक्चर या ग्रेट अथॉरिटी। हीनयान वो थेरावादीन के रूप में था जो ओल्ड स्कूल में मानता था, राइट, ओके।
अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये बुध को गॉड मानता है, इस तरह से याद रखेंगे, ये बुध को टीचर के रूप में मानता है, उनका ये मानना है कि बुध इज सिमिलर टू अ टीचर, उनके दर्शन फॉलो करेंगे तो ठीक रहेगा, राइट। दूसरा, ये बोधिसत्व के कंसेप्ट में बहुत मानता है, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। बोधिसत्व का मतलब है कि एक ऐसे व्यक्ति जो दूसरे के दुख दर्द को समझते हैं, उनकी पीड़ा समझते हैं और वो दूसरे को निर्वाण प्राप्ति में हेल्प करेंगे। हीन यान एक ऐसा दर्शन आपको देखने को मिलता है जो फिलोसफिकली अरहतहुड के अंदर मानेगा, राइट। और वी विल सी कि इसके फॉलोअर्स लिमिटेड होंगे। ये बुद्ध को अभी भी सिंबॉलिक वे में ही याद रखेंगे, वो सिंबल्स जो मैंने बताया स्तूप के रूप में है, लायन के रूप में है, एलिफेंट के रूप में है, अभी भी इसी तरह से देखेंगे, राइट। लेटर ऑन बाय गुप्ता पीरियड, बाय 5th century, वी विल सी कि द न्यू डॉक्ट्रिन विल कम इनटू द कॉल्ड एज वज्रयान, जिसमें तांत्रिक बुद्धिज्म की ओरिजिन आपको देखने को मिलती है। इन सब की लिटरेचर अलग तरह से डिफाइन हो गई और बुद्धिज्म अपने आप को रीएस्टैब्लिश करता है। बाय दैट टाइम हिंदुइज्म हैड ऑलरेडी इमर्ज्ड अप, बुद्धिज्म की लिटरेचर भी तब तक आ चुकी है। इनफैक्ट आपको पाली लिटरेचर इनिशियली देखने को मिलती है। ये पाली लिटरेचर की पूरी हायरार्की की वी विल सी की आपको सीरीज देखने को मिलती है। एक त्रिपिटाक आपको मिलता है, त्रिपिटाक में 3 किताबें मुख्य थी, विनय पिटाक, सुत पिटाक और अभिधम पिटाक, उसकी एक पूरी हायरार्की है। अब आप मुझे कहोगे कि सर इतना कैसे याद रखेंगे, भाई साहब इसमें से PYQ आए हैं। इंटरेस्टिंगली कमेंट सेक्शन के अंदर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल दूंगा। मैंने पाली लिटरेचर और बुद्धिस्ट लिटरेचर के ऊपर पिछले साल, यानी कि पिछले हमारी जो साइकिल थी उसमें यूट्यूब के ऊपर ही एक पूरा सेशन लिया हुआ है। आप सेशन देखेगा, आपको लिटरेचर की पूरी अंडरस्टैंडिंग आएगी। ये इनिशियली पाली में लिखी गई थी, बाद में संस्कृत में भी लिखी गई है, बहुत सारी किताबें हैं इसमें। मिलिंद पान्हो जैसी टेक्स्ट भी आपको देखने को मिलती है। अभिधम पिटाक, सुत पिटाक और विनय पिटाक, ये मुख्यतः 3 पिटाक है जिसके आधार के ऊपर बुद्धिज्म की लिटरेचर इमर्ज होके आई, राइट। अब सवाल ये आया कि बुद्धिज्म का डिक्लाइन क्यों हो गया, तो देखिए बुद्धिज्म तंत्रवाद की तरफ चला गया, बुद्धिज्म को कंपटीशन झेलना पड़ा विथ रिस्पेक्ट टू हिंदुइज्म, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। कंपटीशन क्यों, क्योंकि इनकी डिक्लाइन ग्रेजुअल रही है। ये ग्रेजुअल हमें देखने को मिलता है कि ये बुद्धा के टीचिंग्स को भूल गए थे, बुद्ध ने जो दर्शन दिया था उसको ये लोग फॉलो नहीं करते थे। विल ऑल्सो फाइंड कि उस दौर के अंदर इनके यहाँ बहुत सारी हम ये कहेंगे कि डिसिप्लिन के प्रॉब्लम्स हो गए थे, इनके अंदर बंटवारे हो गए थे। अब कैसे कैसे तंत्रवाद आ गया है, जादू मंत्र हो गया है। वी विल ऑल्सो फाइंड प्रैक्टिसेस आ गई है, रिचुअल्स आ गई है। बुद्ध ने तो रिचुअल्स के बारे में मना किया था। बुद्ध बेसिकली अगर आप उनका बुद्ध का ओरिजिनल दर्शन देखोगे तो बुद्ध नेवर बिलीव्ड इनटू रिचुअल्स। बुद्ध का ये मानना था कि रिचुअल्स के ऊपर हम लोग कभी फॉलो नहीं करेंगे। रिचुअल्स भी आ गए हैं, तो इस परिस्थिति में हमें चीज़ें समझ में आ रही है कि बुद्धिज्म के अंदर बहुत दिक्कतें हुई और उसके कारण बुद्धिज्म डिक्लाइन में गया। इनफैक्ट कुछ लोगों ने बुद्ध को विष्णु का ही 9th इनकारनेशन के रूप में भी कहा, राइट। बट इसके अलावा बुद्धिज्म ने हमको पेंटिंग दिया, जैसे अजंता के पेंटिंग्स, गांधार, मथुरा, अमरावती स्कूल का स्थापत्य दिया। बुद्धिज्म ने ही स्तूप आर्किटेक्चर दिया, इसके ऊपर कभी आर्ट एंड कल्चर के ऊपर डिस्कस करेंगे। बुद्धिज्म ने भारत में नालंदा, विक्रमशिला, जगदल्ला और सोमपुरी और उदानपुरी जैसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और वल्लभी जैसी संस्थाओं को उदय किया। और बुद्धिज्म के कारण ही भारत के बाहर एक इंडिया की सॉफ्ट इमेज निकल के आई, जहां फाहियान, ह्यूएन सिंह, इत सिंह जैसे सैकड़ों लोग चीन, कोरिया, जापान, मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया से भारत की तरफ आए और भारत की जो वसुदेव कुटुंबकम की जो पूरी दर्शन थी उसको प्रस्तापित किया। ये था बुद्धिज्म के बारे में एक इंटरेस्टिंग, नैरो हम लोग नहीं कहेंगे बट फैक्ट और कंसेप्ट वाला सेशन। एक और इंटरेस्टिंग सेशन के साथ आपके साथ वापस मिलूंगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस क्लास माय फ्रेंड्स। मैं आपको अपने क्रैश कोर्स के अंदर इनवाइट करना चाहता हूँ, फिर से वन मोर टाइम ज्वाइन करिए, PN लाइव कोड को यूज़ करिए एंड यू विल एंजॉय द क्लासेस थरली। और अगर आप 2026 के लिए तैयारी कर रहे हो तो ज्वाइन करिए। 18 मंथ्स प्रोग्राम 25,999 के अंदर अवेलेबल है। ये कोड यूज़ करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग सेशन के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए लेट्स क्रैक इट। जय हिंद।